दीनदयाल उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में रहता था। वो एक खुशहाल किसान था। उसके पास 30 बीघा का उपजाऊ खेत था, जिसमें गेहूं, चावल, मक्का और कई तरह की सब्जियां उगा करती थीं। दीनदयाल के घर में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़े पिता थे। बच्चों, बहू कहाँ हो? मेहंदीपुर वाले बालाजी का प्रसाद लेकर आया हूँ हरिदास के घर से। लो, तुम भी कोई मन्नत मांग लो और खा लो। लाइए दादू, मुझे दीजिए। हे हनुमान जी, मेरे क्लास की मॉनिटर रशिका इस साल एग्जाम में फेल हो जाए। वो बहुत बनती है और क्लास के सारे बच्चों को हमेशा मुंह पर उंगली रखने के लिए कहती है। हे हनुमान जी, इंग्लिश वाली निधि मैडम की स्कूल से नौकरी छूट जाए। वो बहुत ज्यादा होमवर्क देती है। मैं वीडियो गेम खेलने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता। नेहा, राहुल, इस तरह दूसरों का बुरा चाहने वाली प्रार्थनाएं नहीं करते। अगर तुम्हें भगवान से कुछ मांगना ही है तो अपने अच्छे के लिए मांगो, दूसरों का बिगाड़ने के लिए नहीं। हाँ बच्चों, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन इतना तो मैं भी जानता हूँ कि परीक्षा में फेल होना और नौकरी छूटना किसी को अच्छा नहीं लगता। पापा, इस साल पोटली में आप क्या लेकर आए हैं? क्या इसमें खजाना है? ये तो अभी मुझे भी नहीं पता कि इसमें क्या है। मैं रोड पर पैदल चल रहा था, एक आदमी टांगे पर बैठा था, उसकी पोटली से गिर गई। सभी लोगों को बहुत जिज्ञासा हुई कि आखिर पोटली में क्या है। दीनदयाल ने पोटली खोलकर देखी, उसमें मूंगफलियां थी। अरे इसमें तो करारी मूंगफलियां हैं। चलो, कम से कम मूंगफलियां ही खाने को मिली। हमारे गांव में तो कहीं पर भी मूंगफलियां होती ही नहीं। दीनदयाल की पत्नी गीता एक धार्मिक औरत थी। वो दीनदयाल से बोली, इन मूंगफलियों पर हमारा कोई अधिकार नहीं, इन्हें बेच दो और जो पैसे मिले उन्हें दान कर देना। बिल्कुल ठीक है बहू, लेकिन कुछ दिन हमें रुकना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसकी ये मूंगफलियां हो वो आदमी इन्हें ढूंढता हुआ हमारे गांव तक आ जाए। दीनदयाल का छोटा भाई सुरेश शहर में रहता था। बंटवारे में उसे भी 30 बीघा जमीन मिली थी, लेकिन उसने अपना खेत बेचकर शहर में प्लॉट खरीद लिया था। सुरेश शहर में पहुंचकर खुद को छोटा महसूस करता था। उसकी पत्नी रेखा भी उससे ज्यादा पैसे कमाने के लिए उकसाती रहती थी। पीछे वाले ओमकार जी के यहाँ दूसरी एसी लग गई है और हम यहाँ गर्मी में सड़ रहे हैं। गर्मी के कारण मेरे सारे बाल गिर गए हैं। अगर मुझे पता होता कि मुझे ऐसी गरीबी में रहना पड़ेगा तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। अरे राशन का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, बीमा की किस्त, इन सब के बाद पैसे बचते ही कहाँ हैं जो मैं एसी खरीदूंगा। तुम्हारे कपड़ों और महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी काफी खर्चा है। सारे पड़ोसियों का अनाज उनके गांव से आता है। एक हम ही ऐसे हैं जिन्हें दुकान से राशन खरीदना पड़ता है। तुम्हारे भाई का गांव में कोई खर्चा नहीं है। तुम मुझसे जमीन क्यों नहीं मांग लेते? वो तो गांव में रहा है, मजदूरी भी कर लेगा। उसका तो काम कैसे भी करके चल जाएगा। मैं अपनी जमीन पहले ही लेकर बेच चुका हूँ, अब दोबारा नहीं मांग सकता। अगर तुम इतने सीधे साधे बने रहे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आज का जमाना गला काट प्रतियोगिता का है। शाम दाम दंड वेद चारों लगाओ तब जाकर काम बनता है। इस संडे को तुम गांव जाओ और गेहूं चावल का इंतजाम करने की कोशिश करो। रविवार वाले दिन सुरेश दीनदयाल के घर पहुंचा। चाचा जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। भैया घर पर नहीं है क्या? वो पिताजी को आंखों के डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। पिताजी को रात में चीजें साफ दिखाई नहीं देती है ना। अरे बड़े भैया से पूछना, क्या मेरे लिए 20 क्विंटल गेहूं और 20 क्विंटल धान का इंतजाम हो जाएगा? नहीं, अभी तो नहीं हो पाएगा। तुम्हारे भैया ने छमाई की फसल पिछले महीने ही बेची है। बेमौसम बरसात की वजह से इस बार बहुत सारी फसल खराब हो गई थी, लेकिन तुम गांव के किसी आदमी से गेहूं और धान खरीद सकते हो। मुझे खरीदना नहीं है भाभी, मैं आप लोगों से गेहूं और धान मांगने आया हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो सुरेश? तुम शहर में अच्छी नौकरी करते हो और सिर्फ 2 लोग हो। हमारे बच्चे भी हैं और फिर पिताजी की दवाई का खर्चा अलग। हम अगर फसल तुम्हें दे देंगे तो हम खुद क्या खाएंगे? हमारी तो रोजी रोटी का एक ही साधन है, हमारी फसल। आपसे बात करने का तो कोई फायदा नहीं है। भैया को आने दो, मैं उन्हीं से बात करूंगा। खाना तो है आपके घर, या वो भी खत्म हो चुका है?
ऐसा क्यों बोल रहे हो सुरेश? तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। जितने दिन चाहो यहाँ रुको। जो हम खाते हैं वही तुम्हें भी खिलाएंगे। दीनदयाल के घर आने पर सुरेश ने दीनदयाल से बात की, लेकिन दीनदयाल ने भी सुरेश को वही जवाब दिया जो गीता ने दिया था। तुम लोगों से कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। चलता हूँ, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। नाराज मत हो सुरेश, हमारी मजबूरी समझो। वैसे अगले महीने हम लोग वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम और रेखा भी चलो तो फोन करके बता देना। ज्यादा लोग चलेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मैं आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। सुरेश नाराज होकर अपने घर पहुंचा और उसने सब कुछ अपनी बीवी रेखा को बताया। वो दोनों पहाड़ी के रास्ते पर जा रहे हैं। यही मौका है तुम्हारे पास। मैं समझ नहीं पा रहा, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे इतना मत सोचो, वैसे भी जीवन मौत ऊपर वाले के हाथ में है। तुम बस अपना काम करो। भाभी, मैं उस दिन ज्यादा ही कुछ उल्टा सीधा बोल गया। मैं आप लोगों से कभी रिश्ता नहीं तोड़ सकता, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं सुरेश, छोटों से गलतियां हो जाती है, बड़ों का काम है उन्हें माफ कर देना। भाभी, आप लोग वैष्णो देवी कब और किस वाहन से जा रहे हैं? हम 17 तारीख को मोटरसाइकिल से ही जा रहे हैं। बच्चे और पिताजी घर पर ही रहेंगे क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं ना। ठीक है, जब आप लोग लौट आए तो हमें बता देना, मैं प्रसाद लेने आ जाऊंगा। कुछ दिन बाद जब गीता और दीनदयाल मोटरसाइकिल से वैष्णो देवी के लिए रवाना हो गए, जब वे पहाड़ों पर पहुंचे तो एक जीप उनके पीछे लग गई। जीप ने दीनदयाल की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल खाई में गिर गई। अगले दिन सुरेश दीनदयाल के घर पहुंचा। चाचा, मम्मी पापा घर पर नहीं है, वैष्णो देवी गए हैं। आप किस काम से आए हैं? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा अब कभी नहीं लौटेंगे। अरे सुरेश, तुम बच्चों से इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? ये देखिए, अखबार में खबर छपी हुई है कि वैष्णो देवी जाते हुए एक जीप और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और मोटरसाइकिल खाई में गिर गई। भैया का फोन भी नहीं लग रहा है। काफी दिनों तक रामदास ने दीनदयाल और गीता का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं लौटे। अब इंतजार करना बेकार है पिताजी, खेती बाड़ी अब मैं संभाल लेता हूँ। इन दोनों बच्चों को भी तो पालना है। ठीक है बेटा, तुम ही संभाल लो। एक रात सुरेश ने अपने पिता को खांसी की दवा के धोखे में बेहोशी की दवा पिला दी। जब रामदास बेहोश हो गया तो सुरेश ने खेत के कागजातों पर रामदास का अंगूठा लगा दिया और चालाकी से जमीन अपने नाम करवा ली। उसके बाद सुरेश अपने घर निकल लिया। एक दिन नेहा और राहुल अपने खेत पर खेलने गए तो एक आदमी ने उन्हें भगा दिया। अरे तुम दोनों मेरे खेत में क्या कर रहे हो? चलो भागो। ये खेत हमारा है। ये तुम्हारा था, तुम्हारे चाचा ने इसे मुझे बेच दिया है। नेहा और राहुल ने घर जाकर अपने दादा को सारी बात बताई। रामदास ने गांव के एक आदमी का फोन लेकर सुरेश को फोन किया। फोन सुरेश की पत्नी रेखा ने उठाया। अरे बहू, सुरेश कहाँ पर है? क्या उसने खेत बेच दिया है? हाँ, खेत बेच दिया गया है। अब फोन करके बार बार परेशान मत करो। दोनों बच्चे कुछ ही सालों में बड़े हो जाएंगे और फिर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लेंगे। हमने अपना घर भी बदल दिया है, इसीलिए घर पर भी मत आना। बेचारा बूढ़ा रामदास चिंता में पड़ गया कि दोनों बच्चों को कैसे पालेगा। अरे लगता है अब मुझे ही काम करना पड़ेगा, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बूढ़े को कुछ समझ नहीं आया कि क्या काम करे। उसने वही मूंगफलियों की पोटली उठा ली जो दीनदयाल को काफी दिन पहले मिली थी और उन्हीं मूंगफलियों को शहर की तरफ बेचने के लिए निकल पड़ा। मूंगफली वाला, करारी मूंगफली ले लो, करारी मूंगफली। अरे भैया, मूंगफली कितने रुपए किलो है? ये मूंगफली मात्र 100 रुपए किलो है। आदमी ने मूंगफली खाकर देखी। मूंगफली एकदम दाने से भरी हुई थी। उसने पोटली में मौजूद सारी मूंगफलियां खरीद ली और रामदास को 1000 रुपए दे दिए। 300 रुपए की बचत करूंगा और 700 की मूंगफलियां फिर से खरीद लूंगा। इस तरह आगे कुछ कमाई होती रहेगी। घर लौटते वक्त अंधेरा हो गया था।
रामदास को रात में कम दिखाई देता था। सड़क पर चलते समय उसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। एक आदमी रामदास को उठाने आया। उसने चुपके से रामदास की जेब में हाथ डालकर सारे रुपए निकाल लिए। अरे रे, संभल कर चलो बाबा। शुक्रिया बेटा, मुझे रात में क्या है कि थोड़ा कम दिखाई पड़ता है, इसलिए मैं गिर पड़ा। कुछ देर चलने के बाद रामदास ने अपनी जेब में हाथ डाला। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? खर्चा पानी के लिए भी पैसे नहीं है, अब तो बच्चों को भूखा ही सुलाना पड़ेगा। तभी एक फकीर वहां आया। क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? रामदास ने फकीर को सारी बात बताई। फकीर ने अपनी झोली से एक थैली निकालकर रामदास को दी और बोला, इस थैली में कुछ बीज हैं, इन्हें बो देना, इनसे सोने की मूंगफलियां उगेंगी। लेकिन मेरे पास जमीन नहीं है बाबा। तुम्हारे गांव में जो नदी है उसके पार वाली जमीन बंजर है। तुम अपना घर गिरवी रखकर थोड़ी सी जमीन खरीदना, उसमें ये मूंगफलियां बो देना। रामदास ने वैसा ही किया जैसा फकीर ने बताया था। 7 दिनों बाद ही खेत में सोने की मूंगफलियां आ गई। उन मूंगफलियों को बेचकर रामदास ने अपना गिरवी रखा मकान भी छुड़वा लिया। दादाजी, हमारे पास काफी रुपए इकट्ठे हो गए हैं, चलिए शहर जाकर मूवी देखकर आते हैं। रामदास, नेहा और राहुल शहर के सिनेमा हॉल पहुंचे। सुरेश और रेखा भी उस सिनेमा हॉल में मूवी देखने आए हुए थे। तुम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुम यहाँ शहर में फिल्म देखने आए हो? चाचा ने चालाकी से हमारा खेत छीन लिया, लेकिन हमें एक ऐसा खेत मिल गया है जिसमें सोने की मूंगफलियां होती है। अब आप हमसे बहुत गरीब हैं। मूवी देखने के बाद जब रामदास, नेहा और राहुल घर पहुंचे तो उन्हें दीनदयाल और गीता घर के दरवाजे पर खड़े दिखाई दिए। भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों जिंदा हो बेटा। मैंने तो तुम दोनों के आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। हम खाई में गिर गए थे, लेकिन एक पहाड़ी किसान ने हमें बचा लिया था। स्वस्थ होने में हमें थोड़ा समय लग गया। रामदास ने सुरेश की सारी करतूत दीनदयाल और गीता को बताई और उन्हें सोने की मूंगफलियों के बारे में भी बताया। ईश्वर एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता है। सुरेश से खेत की रकम वापस लेने का एक ही तरीका है। गीता को पता था कि सुरेश सोने की मूंगफलियों के लालच में बंजर खेत खरीदने भी जरूर आएगा। उन्होंने थैली में मौजूद सारे बीज बोकर उन सब की सोने की मूंगफलियां उगा लीं और सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया। कुछ दिनों बाद सुरेश गांव आया और गीता से बोला, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका खेत बेच दिया। आप लोग सोने की मूंगफलियों से काफी पैसे कमा चुके होंगे, अब सोने की मूंगफलियों वाला खेत मुझे दे दीजिए। मैंने आपका खेत 15 लाख में बेचा था, मैं आपको 15 लाख देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। सुरेश ने 15 लाख रुपए देकर बंजर खेत खरीद लिया। उसे लगा कि खेत में कोई जादू है, जबकि जादू तो फकीर द्वारा दिए गए मूंगफली के बीजों में था। सुरेश ने मूंगफलियों के बीज खरीदकर बंजर खेत में डाले, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। सुरेश गुस्से में गीता के पास पहुंचा। भाभी, खेत में तो कुछ भी नहीं उग रहा। तो हम क्या करें? शायद तुम बेईमान हो, इसीलिए तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही। तो मेरे 15 लाख वापस कीजिए। तुमने जो पैसे दिए थे वो तो हम खर्च भी कर चुके हैं, इसीलिए हमसे अपने रुपए वापस लेने की कोशिश मत करना। वैसे भी वो पैसे हमारे ही थे। ज्यादा परेशान करोगे तो हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें खाई में गिरवाने में तुम्हारा ही हाथ था और पिताजी को बेहोश करके तुमने खेत अपने नाम करा लिया। सच्चाई सुनते ही सुरेश घबरा गया और फिर वापस गांव कभी नहीं लौटा।